नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए सरकार की अग्निपथ योजना को बरकरार रखने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने से संबंधित 2 याचिकाओं को खारिज कर दिया है और योजना की वैधता की पुष्टि की है। अग्निपथ योजना शुरू होने से पहले भारतीय वायुसेना में भर्ती से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल की तारीख तय की है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PM नरसिम्हा और JB पारदीवाला की पीठ ने कहा कि अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले रक्षा बलों के लिए रैलियों, शारीरिक और चिकित्सक परीक्षणों जैसी भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों के पास नियुक्ति का निहित अधिकार नहीं है। जी हां, आपको बता दें, बसपा की कमजोर रणनीति और मायावती की पार्टी से खिसकते दलित वोट बैंक को समाजवादी पार्टी अब खुला मैदान मान रही। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने भी मायावती के खिसकते जनाधार को समेटने के लिए दलित राजनीति और इस समुदाय से जुड़े लोगों को अपनी ओर जोड़ने की जुगत लगाने शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में कांसी राम की प्रतिमा के अनावरण के बाद एक बार फिर से अखिलेश यादव ने दलित दाव चलते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के गाँव का रुख किया है। सियासी जानकारों का मानना है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सियासी दाव पेच में इस बार दलितों को सबसे आगे रखकर अपनी रणनीति बनाने शुरू कर दी है। उसी क्रम में 14 अप्रैल को अखिलेश यादव भीमराव डॉक्टर अंबेडकर के मध्य प्रदेश स्थित महू गांव पहुंच रहे हैं। दरअसल बसपा की कमजोर रणनीति का फायदा उठाते हुए भाजपा ने मायावती की पार्टी में जमकर सेंध मारी है। जी हां, आपको बता दें, यूक्रेन की पहली उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा भारत में 4 दिनों की यात्रा पर है। झापरोवा सोमवार को राजधानी नई दिल्ली पहुंची है। पिछले साल फरवरी में रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद झापरोवा की पहली आधिकारिक यात्रा है। अपने 4 दिवसीय यात्रा के दौरान वह भारत की विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा से बातचीत करेगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि झापरोवा विदेश और सांस्कृतिक जय मंत्री मीनाक्षी लेखी और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्त्री से भी मिलेगी। भारत पहुंचकर यूक्रेन की उप विदेश मंत्री झापरोवा ने कहा कि भारत को अपने ऊर्जा संसाधनों, सैन्य अनुबंधों और राजनीतिक बातचीत में विविधता लाने में व्यवहारिक होना चाहिए। PM मोदी की लोकतंत्र की नीतियां संवाद और विविधता युद्ध का कोई युग नहीं है और रणनीतिक अनुप्रयोग की नीति वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है। जी हां, आपको बता दें, बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा पर AIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा। अवैसी का कहना है कि बिहार सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम रही। हिंसा में घायल हुए लोगों के लिए मुआवजा देने की बात नहीं हो रही। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार क्या कर रही है? अवैसी ने सोमवार को बिहार हिंसा के लिए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर राज्य में हिंसा हुई है, सरकार मुआवजा देने की बात क्यों नहीं कर रही? चुनाव के दौरान ही आप धर्मनिरपेक्षता की बात क्यों करते हैं? जब आप चुनाव जीतकर CM बन जाते हैं, PM बन जाते हैं, तो आप धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्यों सोचते हैं? आप हिंसा पीड़ितों को मुआवजा देने की बजाय इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, खजूर खा रहे हैं। AIM चीफ ने कहा कि जब हिंसा पहले से ही नियोजित थी तो सरकार क्यों सो रही थी? घटना पहले 31 मार्च को हुई, फिर 1 अप्रैल को दोबारा हिंसा कैसे हो गई है? सरकार क्या कर रही थी? पुलिस क्या कर रही थी? प्रशासन क्या कर रहा था? आपने जुलूस की अनुमति दी है। भीड़ ने पुलिस के ही सामने एक मदरसा जला दिया है। पुलिस वहां खड़े होकर क्या कर रहे थे? उन पुलिस वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जी हां, आपको बता दें, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम जोरों पर चल रहा है। 2024 में राम मंदिर को श्रद्धालुओं के खोलने की तैयारी है। राम मंदिर को जितना भव्य बनाया जा रहा है उतना ही ख्याल यहां पर सुरक्षा को लेकर भी रखा जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने पुलिस की बजाय आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित सिक्योरिटी सिस्टम तैयार करने का फैसला किया है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राम कुमार विश्वकर्मा ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 77 करोड़ का खर्च जाएगा। DGP राम कुमार विश्वकर्मा ने 9 अप्रैल को अयोध्या में रिजर्व पुलिस लाइन में मौजूद थे। यहां उन्होंने कानून और व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की है। इस दौरान राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर DGP ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अगले साल से राम मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को बड़ी भीड़ अयोध्या में पहुंचने लगेगी। यहाँ की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।
जी हां, आपको बता दें कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर भारत में बढ़ रहा। दैनिक मामलों में चौंकाने वाले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। वायरस धीरे धीरे अपना पैर पसारता जा रहा। देश के कुछ राज्यों में वायरस के बढ़ते मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5,880 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 35,199 हो गई है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का देश में बढ़ते कोविड संक्रमणों पर बयान सामने आया है। IEM ने कहा कि हमारे देश में हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के पीछे कोविड-19 के प्रति वैश्विक व्यवहार, कम परीक्षण दर और कोविड के एक नए संक्रमण का उभरना एक बड़ा कारण हो सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है। जी हां, आपको बता दें भारत में इस बार बारिश कितनी और कैसी होगी, इसका पहला पूर्वानुमान जारी हो गया है। वेदर रिपोर्ट देने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट ने मानसून 2023 के लिए अपना पूर्वानुमान जारी किया है, जो काफी डरा देने वाला है। बता दें कि इस साल सामान्य से कम मानसून का अनुमान है, यानी कि पहले अनुमान में बारिश सामान्य से कम रह सकती है। स्काईमेट ने बताया कि LPA यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज का 94% बारिश होने का अनुमान है। स्काईमेट के प्रबंध निदेशक जतिन सिंह ने एक बयान में कहा कि ला नीना के खत्म होने के बाद अब आने वाले दिनों में ला नीना दस्तक देने वाली है, जिसके कारण मानसून के कमजोर रहने की संभावना बन रही है। स्काईमेट ने कहा कि भारत में मानसून की बारिश लंबी अवधि के औसत का 94% रहने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जल्द ही अपने वार्षिक मानसून पूर्वानुमान की घोषणा कर सकता है। जी हां, आपको बता दें बिहार में अब पहली से 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति आयोग के माध्यम से होगी। राज्य स्तर पर इसकी परीक्षा ली जाएगी। एक अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। कौन सा आयोग इसकी परीक्षा लेगा, इसका निर्धारण राज्य सरकार बात करेगी। CTI और TIT वितरण ही इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। नियुक्ति उसी की होगी जो बिहार के अस्थायी निवासी होंगे। राज्य कैबिनेट ने सोमवार को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संस्थान अनुशासनिक कार्यवाही की एक न्यायमाली 2023 की मंजूरी दी है। इसके तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। पूर्व से नियोजित शिक्षक भी अगर चाहे तो आयोग द्वारा होने वाली परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके लिए उन्हें आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक छूट दी जाएगी, पर इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित है। नियुक्ति नियमावली आज से ही प्रभावी हो गई है और आज के बाद कोई भी शिक्षक की नियुक्ति आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से होगी। आयोग के माध्यम से नियुक्ति शिक्षक राज्य सरकार के कर्मचारी कहलाएंगे। मालूम होगी अब तक ग्राम पंचायत और नगर निकाय के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होती थी। नियमावली में यह भी साफ किया गया कि वर्ष 2012 के पूर्व नियुक्ति एवं जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।